लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग के लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का इतिहास, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप लोगों के लिए एकदम सटीक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन चाहिए इससे संबंधित, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके नेशनल एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें और उस पे अपना जितना भी पीडीएफ है सब आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देरी न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो की यूटोपिया की कल्पना में कितनी मुद्राओं का प्रचलन किया गया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किसकी भूमिका एक मिश्रित भूमिका रही है? मतलब कह सकते हैं कि यूरोप के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आपके एग्जाम में यहां से दो क्वेश्चन आता है। एक आता है कि यंग इटली का स्थापना कब किया गया, और दूसरा आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, ठीक। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया और कब किया गया था? तो ध्यान दीजिए, पहले यंग इटली का स्थापना हुआ था 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना हुआ था 1834 में, ठीक है। यंग इटली का स्थापना 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना 1834 में, ठीक है। अब आते हैं कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो हम कहेंगे कि यंग इटली का स्थापना ग्युसेपे मेस्त्री ने किया था, और इनका नाम हम लोग मेजनी भी कहते हैं। मेजनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आते हैं आपके अगला क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक वास्तुकार किसे माना गया है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी, ठीक है। और इसी के साथ साथ इटली का एकीकरण भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इसके वास्तविक वास्तुकार कौन थे, किसको माना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। इनको हम लोग बिस्मार्क भी कहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में ऑटो वन न लिखकर बिस्मार्क लिख देता है। आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, इसका आंसर होगा बिस्मार्क, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चा राष्ट्र का चित्र नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप वीट। क्या हो जाएगा? फिलिप वीट। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 1834 में किस संघ की स्थापना जर्मन राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालवेरिन। और एग्जाम में भी पूछता है कि जालवेरिन किसकी कैसी संस्था थी, तो आप बताइएगा कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, जिसमें व्यापारी लोग साथ मिलकर एक जगह बैठकर मीटिंग करते थे और अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र का अधिकांश भाग किस साम्राज्य के अधीन किया गया था? किस साम्राज्य के अधीन किया गया था? ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य को ही हम अब तुर्की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो तुर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानियों ने किस साम्राज्य के खिलाफ
अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। यानी कह सकते हैं कि जो यूनानी हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए किसके विरुद्ध युद्ध किए थे, किसके विरुद्ध लड़ाई किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमन साम्राज्य। बहुत एग्जाम में ऑटोमन साम्राज्य न लिखकर डायरेक्ट लिख देगा तुर्की, और बहुत जगह ऑटोमन साम्राज्य लिख देगा। तो आप लोगों को इससे घबराना नहीं है। ऑटोमन साम्राज्य को हम अब तुर्की के नाम से जानते हैं, आप इतना जानिएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हंगरियन हीरोज कविता किसने लिखी। ये जो कविता है ये किसने लिखी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किसने किया था, या कभी कभी पूछेगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्युसेपे गैरीबाल्डी। ग्युसेपे लिखे या ना लिखे, आप लोगों के एग्जाम में और ऑप्शन में गैरीबाल्डी जरूर लिखेगा। और यहां से क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या थे, नाविक थे। क्या थे, नाविक थे। ठीक है, एग्जाम पूछेगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो बोलिएगा नाविक थे। नाव चलाने वाले को हम लोग नाविक कहते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की सरकार बनाई गई थी। 1848 की क्रांति के बाद कह रहा है कि कौन सा सरकार बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, गणतांत्रिक सरकार बनाई गई थी। कहां पे, तो फ्रांस में। एक क्वेश्चन और जानिएगा, यहां कर रहा है फ्रांसीसी क्रांति, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने फ्रांस में किस सिविल कोड को लागू किया था। नेपोलियन ने फ्रांस में किस सिविल कोड को लागू किया था जिसने 1804 में नेपोलियन कोड के नाम से विख्यात हुआ, नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन में ही छिपे रहते हैं, क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। यहाँ कह रहा है 1804 कौन सा कोड, तो ऐसे भी आपको यहाँ दिख रहा है 1804 दिया हुआ, तो आप ऐसे भी देखकर इसको मार सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि, वियना की सम्मेलन, तो आपका आंसर हो जाएगा 1815। एग्जाम में पूछता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 1815 में हुआ था। तो यहाँ कह रहा है कि वियना की संधि किसके परिणाम स्वरूप हुई थी, किसके परिणाम स्वरूप हुई थी, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, वियना की संधि किसके परिणाम स्वरूप हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन का पतन। और यहां से कुछ और क्वेश्चन आते हैं बनके, जैसे आएगा क्वेश्चन आएगा नेपोलियन पतन कह रहा है, तो पूछेगा कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1815 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ है, 1815 में। और इसके बाद मेटरनिक युग आता है। कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि नेपोलियन का युग का अंत कब हुआ था, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था, तो बताइएगा 1815 में। और कभी पूछ सकता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला था, तो बोलिएगा 1815 से लेकर 1848 तक। ये भी एग्जाम में आपके पूछ जाता है, और खास करके ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में आता है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें।
आते हैं आपके अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में लॉर्ड बायरन किस रूप में प्रसिद्ध हुआ है? लॉर्ड बायरन ध्यान दीजिएगा, कहाँ का आदमी था? तो कहेंगे इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का। और यही लॉर्ड बायरन जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए ये यूनान में ही शहीद हो गया था, और एक बहुत बड़ा कवि था, एक महान कवि था। इसलिए आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कवि था और यूनानी स्वतंत्रता के शहीद में क्या किया था? अपना योगदान पूरा दिया था और यूनान की आजादी के लिए शहीद हो गया था। इंग्लैंड से आया, यूनान की आजादी के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में राष्ट्रीय त्योहार 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक माना जाता है? 14 जुलाई को क्या माना जाता है? खास करके क्या कर रहा है? फ्रांस की राष्ट्रीय त्योहार में कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्तिल का पतन। और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि बास्तिल का पतन कब हुआ था? बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो आप बताइएगा 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां कह रहा है जनमत संग्रह। तो अगर हम इसको अलग करें तो जन मतलब होता है जनता, और मत मतलब होता है मतदान या वोट। तो आपका क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि मतदान के माध्यम से लोगों की सीधी सहमति होना। जैसे हम लोग के यहाँ हम लोग अपनी सरकार को अपना कीमती वोट देकर उनको जिताते हैं, तो हम क्या करते हैं? सरकार की सहमति करते हैं, सरकार से मिलके काम करना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से जनमत संग्रह बात करेगा तो क्या हो जाएगा? मतदान के माध्यम से लोगों की क्या करना है? सीधी समझौता करना है, सीधे रूप से सहमति देना। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हैब्सबर्ग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वियना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियना। आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है? जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क की जो नीति है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त और लौह की नीति। और एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप बोलिएगा बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के बाद, इटली के एकीकरण के बाद इटली का पहला राजा कौन बना था? यानी 1871 के बाद इटली का राजा कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, और यहाँ पे और क्वेश्चन आता है कि विक्टर इमैनुअल की बात करें तो कहा जाएगा कि विक्टर इमैनुअल को किस पद पे बिठाया गया था? तो कहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1830 का उदारवादी राष्ट्रवादी किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा था? किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निरंकुश राजशाही, जिसमें सरकार खुद ब खुद अपने आप से क्या करेगी? निर्णय लेगी और अपने मन से कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ला मार्सेये क्या था? और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में शायद पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है, शायद पूछ सकता है। मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान था? मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान था? तो हम कहेंगे फ्रांस का राष्ट्रगान था। आप लोग 9th क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 जो है फ्रांस की क्रांति,
उसमें आप शायद पढ़े होंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। मार्शल कहाँ का है? तो फ्रांस का क्या था? राष्ट्रगान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रगान एक राष्ट्रीय गान है। क्या? ला मार से ये या मार्सिले मार्सिले। ठीक है, आता अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों में किस प्रणाली को समाप्त किया था? समाप्त कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। हम क्या बोलेंगे? सामंत प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास किया था, समाप्त कर भी दिया था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप में रूमानीवाद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? रूमानीवाद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संस्कृति और लोक परंपराओं पर जोर देकर एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान बनाना, जिसे लोग अच्छी तरह से उसको जान सके, पहचान सके और अपना अधिकार मांग सके। ठीक है, आता अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ है? क्या कर रहा है? किस युद्ध के बाद पूरा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंको पर्शियन युद्ध। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन आता है, पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप बोलिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मई 1871 ईस्वी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था? ठीक है, तो कहेंगे कि कार्बोनरी, और पहले आप ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। एक क्रांतिकारी समाज था, एक प्रकार का कोयला था, एक प्रकार का इतालवी नेता था, कि फ्रांसीसी सैनिक था। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक गुप्त क्रांतिकारी समाज था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में 1830 की क्रांति को किस देश में सबसे अधिक सफलता मिली थी? मतलब कह सकते हैं जो 1830 का क्रांति हुआ था, आपको पता होगा कि 1830 का जो क्रांति है उसको हम लोग जुलाई की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रांति कब हुआ था? 1830 में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो जहां पे क्रांति होता है सफलता उसी को मिलता है। जैसे हम जो काम करेंगे सफलता हमको ही मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता आपको ही मिलेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया, पूरा देश, पूरा राज्य आपका गुणगान गाएगा। जब आप वैसा काम करिएगा तब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य का एक विचार किसके साथ जुड़ा हुआ था? किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, कि एक संवैधानिक सरकार और नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ था। क्या कह रहा है? कि राष्ट्र राज्य का विचार, तो हर राष्ट्र चाहता है कि हमारे देश में हर एक नागरिकों को अधिकार मिले, संविधान हो, ताकि लोगों पर किसी प्रकार का सरकार के द्वारा अत्याचार न किया जाए और सरकार अपने मर्जी से काम करे, ऐसा न हो। नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में, कि हमारा, आप सभी को पता होगा कि भारत देश क्या है? एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, जहां पे लोग, जनता सरकार चुनती है और कार्य करवाती है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन को अंततः 1815 में किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? जो नेपोलियन है, कौन सा युद्ध हारा था 1815 में? आप लोग पढ़े होंगे कि 1815 में एक युद्ध हुआ था।
इसका नाम है वाटरलू का युद्ध। किसका युद्ध? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकन समस्या के मुख्य कारण क्या थे? बालकन समस्या के मुख्य कारण क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समस्या ये था कि बालकन क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रों की बढ़ती राष्ट्रवादी भावना। वहां के लोग चाहते थे कि अब हमारा क्षेत्र भी क्या हो, आजाद हो, और किसी प्रकार का गुलामी वाली बात न हो। और हर व्यक्ति चाहता है, एक इंसान भी चाहता है कि उसे पिंजरा में बंद न किया जाए। हर एक व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है और हर एक इंसान का अपना अपना जीवन होता है, और वो चाहता है कि हम किसी के चंगुल में बंद के काम न करें, खुद ब खुद काम करें, ताकि आत्मनिर्भर बन सके, खुद का विश्वास बना सके। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्टेट जनरल का तीसरा स्टेट क्या था? कौन सा था? ध्यान दीजिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे फ्रांस के समाज को। फ्रांस में जो समाज है उसको कितने भाग में बांटा गया था? तो आप बोलिएगा 3 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा आपका कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। दूसरा हो जाएगा पादरी वर्ग। और तीसरा हो जाएगा आपका सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, तीसरा स्टेट कह रहा है। तीसरा पे कौन आ रहा है? सर्व साधारण वर्ग, मतलब कि आम जनता, लोकल आदमी जो होते हैं उनको कहा गया, जो जिसमें मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, और जो गरीब होते हैं, जो खेती बाड़ी करके या अपना जो जीविकोपार्जन होता है वो जैसे भी करके अपना काम करते हैं, जो गरीब के होते हैं, तो वो हो जाएगा इसमें सामान्य जनता में। क्या कर रहा है? सामान्य जनता में। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में किस वर्ष फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था? ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। हम बता चुके हैं फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 1871 में। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1871। आते अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद ने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को क्या पेशकश की थी? ध्यान दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन राष्ट्र का सम्राट। क्या? जर्मन राष्ट्र का सम्राट। ठीक है। आता वाला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम प्रथम। ठीक है। आते अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया था? किस राज्य ने नेतृत्व किया था? ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है। नेपल्स नहीं, वेनेसिया नहीं, पापल स्टेट नहीं, और क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमाउंट। जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जब आप लोग शुरू करिएगा, तो आप लोग को कुछ पेज के बाद मिलेगा अलग अलग प्रांत थे, बड़े बड़े जो प्रांत थे उसको अलग अलग भागों में बांटा गया था, उसका एकीकरण किया गया था। ठीक है। उसमें सार्डिनिया पिडमाउंट भी आता है। वही कह रहा है कि एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया है, अपना अधिक योगदान दिया, तो कहेंगे सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है। आते अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनडेटेड इटली का नारा किसने दिया था? अनडेटेड यानी कि इटली को क्या करो? स्वतंत्र करो। यानी कि इटली को स्वतंत्र करो, आजाद करो। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ग्युसेपे मेजिनी। क्या हो जाएगा? मेसिनी। ठीक है। और एक मेजिनी यहाँ पे भी दिया, जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ओएमआर शीट वाला, उसका एक रूल होता है कि अगर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है, ऑप्शन
ए भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। तो आपका नियम कहता है कि आप जब भी मारिएगा पहला वाला मारिएगा, क्योंकि जो पहले आता है उसी को मारना होता है, ये आपका नियम कहता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में गलती नहीं करिएगा कि आगे वाला है कि पीछे वाला है। जब पहले आएगा, जो आंसर सही रहेगा, आप लोग उसको टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी किसने की थी? अभी आगे क्वेश्चन, हम पहले बताए थे कि वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। और यहाँ कह रहे हैं कि उसकी मेजबानी किसने किया था? कौन सा व्यक्ति था या कौन सा राज्य था, कौन सा देश था, कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो कहेंगे कौन था? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। चांसलर आपका हो गया प्रधानमंत्री। कौन हो गया? प्रधानमंत्री को ही हम लोग उस समय चांसलर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ठीक, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। और यहां से आ जाएगा वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो कहेंगे मेटरनिक। आता अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने किस आर्थिक नीति के तहत ब्रिटेन को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था? कह रहा है कि उसको, मतलब किसको? ब्रिटेन को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय व्यवस्था। आता अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में यूरोपीय समाज के किस वर्ग में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ है? राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित मध्यम वर्ग का। जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। वही हाल है कि अगर हमारे समाज में शिक्षित वर्ग के लोग अगर आगे बढ़ते हैं और अगर बच्चे पढ़ लिख के आगे जाते हैं तो उनका भविष्य क्या होता है? उज्जवल होता है। ठीक है, आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैलिसिया क्षेत्र का अधिकांश भाग आज किस देश में स्थित है? कौन सा देश में आज है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पोलैंड। क्योंकि आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। और कभी पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बोलिएगा 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, और ये जो गैलिसिया है, आप लोग प्रथम विश्व में पढ़े होंगे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच एक बड़ा सा गली था, एक बड़ा सा जो होता है बॉर्डर, उसको बोलते हैं वैसे ही। और उसका नाम था पोलिस गलियारा। और उसी पोलिस गलियारा पे कब्जा किया था कौन? बिस्मार्क। कहां से? जर्मनी से आके। इसीलिए प्रथम विश्व शुरू हुआ था पोलैंड और जर्मनी के बीच में। किसके लिए? पोलिस गलियारा के लिए। ठीक है, और जब पोलैंड की पार्टी मित्र राष्ट्र जब प्रथम विश्व युद्ध जीत गई तो अपना जो गलियारा था, पुलिस गलियारा, उसको वापस छीन ली। किससे? मेजनी से। बोला कि जितना लिए हमको दो, भाई लटाओ। क्योंकि आप अगर पढ़िएगा प्रथम विश्व युद्ध तो उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है, क्या बताएं। जब शुरुआत होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आज के जैसे झगड़ा होता है, छोटे छोटे बात पे झगड़ा, वैसे उस समय हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ा युद्ध ले लिया था। इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि छोटा छोटा झगड़ा एक दिन बड़ा झगड़ा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में 19वीं सदी के मध्य में राष्ट्र का प्रतीक क्या नहीं था?
ध्यान दीजिए, यहां नहीं कह रहे कि क्या था, कह रहे कि क्या नहीं था, क्या नहीं था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए है झंडा नहीं था, राष्ट्रगान नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, कि राष्ट्रीय त्योहार नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नेपोलियन के सिविल कोड 1804 में जो लागू किया गया था वो कौन सी विशेषता आधुनिक युग की नींव बनी थी, कौन सा सिस्टम बना था। और ध्यान दीजिए, जो यहाँ कह रहा है कि नेपोलियन की सिविल कोड 1804 वाला, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था, तो कहेंगे 1804 में। और नेपोलियन कोड को हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हो। तो कभी एग्जाम में पूछ देगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, तो बोलेगा 1804 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार की समानता। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था, किस संधि ने, कौन सा संधि। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहां कह रहे हैं कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, तो यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि यूनान को स्वतंत्र कब किया गया था, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1832। क्या हो जाएगा 1832। देखिए ऑप्शन में कहा 1832 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ऐसा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि इटली के एकीकरण के दौरान अनडेटेड इटली आंदोलन का लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी शासन से इटली को मुक्त कराना और एक गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिस्मार्क ने एम्स की डिपेश का उपयोग किसके खिलाफ किया था, किसके खिलाफ किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, फ्रांस। जो बिस्मार्क है ना वो फ्रांस का बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था, क्योंकि बिस्मार्क था जर्मनी से आता था और फ्रांस को देखना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो एकीकरण हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो हमारे समक्ष हो, हमारे राज में हो और नाम भी मेरा हो, इसलिए वो फ्रांस को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, आता है अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्र का प्रतीक कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। क्या हो जाएगा, राजदंड। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि जर्मन कॉन्फेडरेशन मतलब राइन राज्य संघ, आप लोग पढ़े होंगे। नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने क्या किया था, बड़े बड़े जो भी 300 राज्य थे उन सबको मिला के 39 बना दिया, इसका नाम दिया राइन राज्य संघ। ठीक है, राइन प्रांत भी इसको कहते हैं हम लोग। कितना था, 39। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय ने अंततः किसका मार्ग प्रशस्त किया, किसका मार्ग प्रशस्त किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। और यहां से भी आपको पता लगा सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से लेकर 1839 से 45, 45 से 91, और ये हो गया कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ है, हाँ एग्जाम पूछता है कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ, तो कहेंगे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और ये चीज आपको इतिहास में ही 5वां पाठ पढ़ने को मिलेगा, औद्योगिक क्रांति वाला।
आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में गहरी सहानुभूति जगाई और इनमें कौन एक यूनानी समर्थक नहीं था। मतलब कि यूनान की स्वतंत्रता में किसका योगदान नहीं था, किसका योगदान नहीं था। तो क्या बोलिएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे कि कार्ल मार्क्स कौन था, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कौन सा कार्य किया था, बताएंगे आपको चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप कहाँ हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार डलेगा। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब छींकेगा कौन, फ्रांस, छींक दिया यूरोप को जुकाम हो गया। ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसका है, किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे 1848 की क्रांति से संबंधित है, 1848। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे, और आपका ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन 50वां। कह रहा है कि इटली के एकीकरण के बाद एक प्रमुख समस्या क्या थी, एक प्रमुख समस्या क्या थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली वासियों के बीच एक सामान्य इतालवी का भाषा का अभाव होना, भाषा का अभाव होना। और हम पीछे पढ़े थे कार्बोनरी वाला, तो वहां से देख लीजिएगा, कभी पूछ लेगा एग्जाम में कि कार्बोनरी का गठन कब हुआ था, तो बताइएगा 1810 में। कब हुआ था, 1810 में। गठन किसने किया था, गठन किसने किया था, तो कहेंगे आप मेजिनी ने किया था। कौन किया था, मेजिनी। एग्जाम में आता है कि कार्बोनरी का गठन किसने किया था, तो कहिएगा मेजिनी। कब हुआ था, 1810 में हुआ था। ठीक है, अब आपका होता है यहां से चैप्टर खत्म। जितना क्वेश्चन है आप लोग इसका रिवीजन करिए, और आपको अगर किसी प्रकार का इसमें दिक्कत हो रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक बात और कि जाते जाते आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी यहाँ पे पढ़ाई किया जाएगा आप पे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और शेयर जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को बंद करते हैं और अगला बार लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।